Hi, how are you all? I hope all of you are doing well. और अगला लेक्चर हम शुरू करते हैं। अभी तक हम बर्नौली वगैरह के बारे में जान चुके हैं और अब हम शुरू करेंगे डायनेमिक लिफ्ट। यहाँ से सवाल आता है, जेई मेंस में भी कई बार रिपीट हो जाता है सवाल, और बहुत छोटा सा सवाल आता है। एक दो तीन तरह के सवाल होते हैं लेकिन जानना ज़रूरी है। अब डायनेमिक लिफ्ट है क्या? सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है। तो जो सवाल है उस सवाल का जवाब ये है कि डायनेमिक लिफ्ट जो है ना, वो एक तरह से फोर्स है जो बॉडी के ऊपर लगता है। मतलब है फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, लिफ्ट कुछ कुछ सर समझ में तो आ रहा है। फिर सर ये डायनेमिक वर्ड क्यों दिया, ये क्या है? डायनेमिक वर्ड आया है तुम्हारा मोशन से। मतलब कहाँ पे फोर्स लगेगा? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। आपने देखा होगा, अब एयरक्राफ्ट या एयरप्लेन ऊपर उड़ रहा है, ठीक है ना, तो विंग पे फोर्स तो सीधी सी बात है भाई, फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड, तभी तो उसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। फिर आपने स्पिनिंग बॉल देखी होगी, फुटबॉल आप देखते होंगे। उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ पहले। ये आप सब देखते ही होंगे, बहुत बच्चे शौकीन रहते हैं फुटबॉल के। तो ये देखो, बॉल स्पिन भी कर रही है, स्पिन कर रही है। अब जानी चाहिए तो प्रोजेक्टाइल पाथ सीधा था, जाना चाहिए तो सीधा था, लेकिन वो क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है जी। तो आगे जो वो बॉल गई है, मैं समझाता हूं। वो बॉल जानी चाहिए तो ऐसी थी, लेकिन वो बॉल तुम्हारी इस पाथ को छोड़ दिया उसने, जैसे कि तुमने अभी उस वीडियो में देखा है, जो मेस्सी हमारा गोल मार रहा था। ठीक है जी। तो है क्या कि फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। क्यों? क्यों? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन थ्रू फ्लूइड। कुल मिला के बात ऐसी है, यानी कि जो स्पिन कर रही थी बॉल, ठीक है ना, ये अपने प्रोजेक्टाइल पाथ से डिफ्लेक्ट हो रही थी। स्पिनिंग बॉल ये किसकी वजह से हो रही थी? कि कुछ ना कुछ इस पे फोर्स तो लग रहा होगा। अब वो ही हमें पढ़ना है। ये जो डेविएशन है, जो ये डेविएट हुई है, ठीक है ना, अपने पाथ से, इसको हम पूरा पूरा नहीं, बट वी कैन एक्सप्लेन पार्शियली फ्रॉम द बर्नौली थ्योरम, जो कि हम करने वाले हैं। और इस इफेक्ट को पहले हम सबसे पहले इफेक्ट पढ़ेंगे, मैग्नस इफेक्ट। जो स्पिनिंग बॉल है, ये अपना पाथ चेंज कर जाती है, तो इसको बोलते हैं हम क्या जी? तुम्हारा जो है फोर्स फील करती है, ये मैग्नस इफेक्ट है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इस मैग्नस इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैग्नस इफेक्ट आएगा जी, और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बर्नौली से। पार्शियली, मतलब पूरी फिजिक्स नहीं है ये, बट एक पार्शियली आइडिया है। ठीक है जी। चलो जी। अब मैग्नस इफेक्ट क्या है? मैग्नस इफेक्ट ये है कि मान लो जी, ये बॉल है, मैं आपको समझाता हूं प्रॉपर। और ये जी एयर है ऐसे, तो एयर तो ऐसे आएगी, ऐसे। ये एयर फ्लो कर रही है। आप कहोगे ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है सर, एयर फ्लो कर रही है, मान लिया आपकी बात। ठीक है ना। और ये मान लेते हैं जी, ये फॉरवर्ड ऐसे ही चल रही है। ठीक है, फॉरवर्ड ऐसे ही चल रही है ये। और जो ये तुम्हारी स्पिन कर रही है, ये मान लो कुछ इस तरीके से स्पिन कर रही है। ठीक है जी। मतलब आगे भी चल रही है और ऐसे घूमती जा रही है, तो स्पिन भी इस डायरेक्शन में, यानी कि मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, ऐसे स्पिन कर रही है। और ये एयर है, एयर ऐसे फ्लो कर रही है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। ठीक है ना। तो वो सब बातें अपन जानना चाहते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब मैं लगाता हूं बर्नौली, क्योंकि इसको बर्नौली से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये मैं ए पॉइंट, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो वह एजप्शन तो माननी ही पड़ेगी तुम्हें कि जो एयर का फ्लो है ये आइडियल है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अदरवाइज आप बर्नौली तो लगा ही नहीं सकते। तो आइडियल सिचुएशन बनानी पड़ेगी। और ये 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं, सी ले लेता हूं और ये यहां डी ले लेता हूं। ठीक है जी। आप मुझे पहले पहले मैं कुछ बातें जान लेता हूं, आराम से तमीज से बातें। ये जो पॉइंट है, ये जो सरफेस है, ये जो बॉल है, ये जो सरफेस है,
ये जो सरफेस है, ठीक है जी। अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस की जो स्पीड है, अगर मैं इस बॉल के फ्रेम में चला जाऊं, इस बॉल के फ्रेम में जो इसके पास वाली एयर है, ये अपने पास वाली एयर को भी ड्रैग करेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसके पास वाली एयर की स्पीड की बात करूं और इस बॉल को रोक लूं, तो इस पॉइंट की स्पीड इधर है, तो रिलेटिव फ्रेम में जाऊंगा तो इसकी स्पीड को इधर देना पड़ेगा, इधर देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? आप कहोगे हाँ सर। तो या और इधर की अगर मैं बात करूं, इसकी स्पीड पॉइंट की इधर होगी, तो ये वाली तुम्हें इधर देनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ और यहाँ जो मैं बी पॉइंट की बात करूं, तो बी पॉइंट की जो एयर की स्पीड है वो तुम्हारी कम होगी एज कंपेरिजन टू डी के। आप किस में सॉल्व कर रहा हूं मैं? इन बॉल फ्रेम, ठीक है जी। बॉल के फ्रेम में अपन ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। अब 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 ध्यान से देखना, अगर मैं पी ए पे लगाऊं तो पी ए प्लस, और यहां मैंने एयर की स्पीड वी नॉट मान ली। हाँ, तो कोई चेंजेस नहीं है, जो भी एयर चेंज होगी वो इसके पास में ही चेंज होगी। तो यहां तो वी नॉट है, यहां भी वी नॉट ही है, तो यहां कोई बदलाव नहीं है। आप कहोगे हाँ सर ठीक है। विल बी इक्वल्स टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर। फिर सिमिलरली पी सी पे क्या हो जाएगा जी? ये तो पी नॉट लिख लो इसको यहाँ पे। पी सी पे भी पी नॉट प्लस हाफ रो वी नॉट का स्क्वायर प्लस पी डी प्रेशर प्लस, क्योंकि यहाँ तो कोई अब प्रेशर नहीं है ना, प्रेशर का कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ तो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है जी। अब यहाँ मुझे निकालना है कि वो प्रेशर का डिफरेंस, क्योंकि वही तो फोर्स लगाएगा, प्लस हाफ रो वी डी का स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो बॉल की हाइट भी है। हाइट को बेटा नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ये ऐसे है मान लो, तो ये आप कहोगे कि सर ये तो अभी हाइट भी आ गया है, तो ये तो बर्नौली सर देखो, ये हाइट भी, हाइट रो जी एच नहीं लिया आपने, एच तो ज़ीरो ले लिया। अरे भाई ये हाइट को नेग्लेक्ट किया गया है, बहुत कम है, ठीक है, तो वो दिमाग में नहीं लेके आना है। फिर जी अगली बात आ जाओ, फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा पी डी, यानी कि पी बी प्लस हाफ रो बच्चे वी बी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी डी प्लस हाफ रो वी डी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं पी बी कौन सा ज़्यादा है जी? वी डी ज़्यादा है, यानी कि पी बी माइनस पी डी विल बी इक्वल्स टू हाफ रो वी डी का स्क्वायर माइनस हाफ रो वी बी का स्क्वायर। वी डी ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पी बी माइनस पी डी ये पॉजिटिव आएगा। अरे भाई ये ज़्यादा होगा, वी डी ज़्यादा है ना, हाफ रो तो कॉमन आ जाएगा, वी डी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मैं यहाँ से क्या रेफरेंस ले रहा हूँ? बी पे प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। यहाँ प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। यहाँ प्रेशर क्या है? कम है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो ये फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर मैं इसको फोर्स की बात करूँ तो ये फोर्स, तो प्रेशर तो ये फोर्स लगा रहा होगा इस पर एफ बी, और ये फोर्स ऐसे लगा रहा होगा एफ डी। अब तुम्हारा एफ बी ये देखो, प्रेशर बी पे क्या है? प्रेशर ज़्यादा, बी पे प्रेशर क्या है? ज़्यादा, डी पे क्या है? कम। बी पे प्रेशर है ज़्यादा, डी पे प्रेशर है कम, तो यहाँ फोर्स लगेगा ज़्यादा, यहाँ फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ कम, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एफ बी विल बी ग्रेटर देन एफ डी, यानी कि नेट इनवर्ड फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड नेट फोर्स लगेगा ऐसे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो मेसी वाला जो बॉल था, बॉल जो घूम रही थी, आपने देखा होगा तो बॉल ऐसे घूम रही थी और ऐसे चल रही थी, तो इसलिए वो इधर की और इधर की साइड प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, तो वो इधर की तरफ ज़्यादा नेट इनवर्ड फोर्स लग रहा था, इस वजह से वो अंदर की तरफ कर्व हो रही थी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं, जैसे अभी तो ये हम ऐसे इसी की डायरेक्शन में मूव करा रहे थे, अगर बॉल स्पिन कर रही हो और तुम्हारी अब इस डायरेक्शन में, अब मैं इसको थोड़ा एक बार और बना लेते हैं अपन,
मान लो ये वाला सिनेरियो है, बॉल ऐसे चल रही है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी, कुल मिला के कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। भाई ऐसे रोटेट कर रही होगी, ऐसे चल रही है आगे की तरफ। तो अगर मैं बात करूं बॉल के फ्रेम की बात करूं, दूसरी बात देखो, ये कह रहे होंगे आप सर ये वाली वेलोसिटी आपने कहीं नहीं दी, ये वाली जो वेलोसिटी, अरे ये वाली वेलोसिटी तो दोनों तरफ दोगे ना तो कोई फर्क क्रिएट नहीं करेगी, वो तो फिर प्रेशर डिफरेंस में कट ही जाएगा ना। जब आप ये इक्वेशन लिखोगे तो वो वेलोसिटी भी तो लिखोगे, तो हाफ रो वी स्क्वायर वो तो दोनों तरफ से ही कट जाएगी, क्योंकि आप अगर लेट्स सपोज ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो u आप किधर दोगे, जो आप इसको रोकोगे u इधर दोगे, u इधर दोगे, तो वो तो कोई फर्क ही क्रिएट नहीं करेगी ना, इसलिए मैं इस वाली वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहा। आप देखो ध्यान से, तो मेरे को ये वाली वेलोसिटी जब आप इस पॉइंट अगर मैं बॉल के फ्रेम की बात करूं तो रोकूंगा मैं, तो ये वाला पॉइंट भी तो मूव कर रहा होगा, तो ये वाली एयर को ड्रैग, ये अपने पास वाली एयर को ड्रैग करेगा ना, ये जो पास वाली एयर है उसको, उसके साथ सब काम छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब आप ध्यान से देखो इस पॉइंट के जो इसके पास एयर है, अगर मैं इस वाली एयर की बात करूं तो ये वाली जब आप रोकोगे इस पॉइंट को तो ये पॉइंट कहाँ मूव कर रहा है, अगर आप देखो ये पॉइंट आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये अपनी वेलोसिटी किसको दे देगा, पीछे, तो यहाँ ऊपर अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एयर होगी वो एयर स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये क्राउडेड हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा रेयरिफाइड हो जाएगा ऐसे दूर दूर, ठीक है। इसको ऐसे किताबों में शो किया जाता है, तो याद रखना। यानी कि अब की बार क्या हुआ है, ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, और ये जो डी पॉइंट अगर मैं मान लूँ तो इस पॉइंट की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है, अगर ये वाला सिनेरियो है तो। अगर बी पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा है, बी पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा है, बी पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या आएगा, पी बी माइनस पी डी नेगेटिव आएगा। पर ये ज़्यादा हो गया तो ये नेगेटिव, नेगेटिव आने का मतलब क्या, पी डी इज़ ग्रेटर देन पी बी, यानी कि अब डी का प्रेशर ज़्यादा है डी की तरफ। अगर डी की तरफ प्रेशर ज़्यादा है तो नेट इनवर्ड फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, एफ नेट, प्रेशर डिफरेंस आ गया ना, और नेट किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स, नेट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा, यहाँ प्रेशर अब कम हो गया। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, इस स्पिन की वजह से। अगर स्पिन ना होती तो यहाँ भी प्रेशर से, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो वहाँ भी क्या होता है, जैसे कहते हैं रिवर्स स्विंग वगैरह वगैरह, वो सारी कहानियाँ एक तरफ से आप देखते हो, आप जब कभी देखो तो क्रिकेटर क्या होते हैं ना, सारे के सारे बॉल को लेदर की जो बॉल होती है उसको एक तरफ से रफ करते रहते हैं। वो रफ इसीलिए करते हैं बस, ताकि एक तरफ से वो रफ करेंगे तो वो एयर ड्रैग की वजह से, ताकि वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो और बॉल मूव करे। आपने देखा होगा जब विंडी डे होता है, कहते हैं ना कि आज मौसम थोड़ा सा विंड वाला है, न्यूजीलैंड में जैसे बॉल स्विंग ज़्यादा करती है क्योंकि वहाँ विंड ज़्यादा चलती है, तो अब हवा चलेगी तो सीधी सी बात है ना भाई, ये बॉल अगर घूमेगी तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो बॉल मूव करेगी। तो सारा का सारा लॉजिक बर्नौली, हम ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये पूरा ही एक्सप्लेन इससे हो जाता है, लेकिन हम किताबों में भी आप देखोगे तो पार्शली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से, हम कुछ एजप्शंस लेके, क्योंकि अब फ्लो का, एयर का फ्लो तो आइडियल तो होता नहीं है, लेकिन हम आइडियल मान रहे हैं तो हम बस एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये होता है तुम्हारा क्या जी, तुम्हारा मैग्नस इफेक्ट। अब ये तो स्पिनिंग बॉल वाला पढ़ लिया आपने सारा कुछ। अब अपन बात करते हैं किसकी, एयरोफॉयल और लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग। समझना आप, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी जो है ना, आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट, देखा होगा जो बोइंग का एयरक्राफ्ट होता है, आपने उसकी शेप देखी होगी, तो उसकी शेप कुछ ऐसे बनाई जाती है, अगर आपने देखा हो तो, ये जो भी चैम्बर वगैरह होता है कुछ ऐसे बनाई जाती है, भी आपको फील आ रही होगी, कुछ ऐसे होता है ना ये बोइंग का एयरक्राफ्ट। तो होता क्या है, ये भी देखो, इसकी कोई फिजिक्स नहीं है, पूरा इंजीनियरिंग है, तो इसके ऊपर कोई फिजिक्स नहीं है कि अलग से। तो यहाँ हम जो भी बातें एक्सप्लेन करेंगे वो पार्शली होंगी, क्योंकि हम आइडियल फ्लूइड का फ्लो मान रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है ऐसे ऐसे करके, तो वो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं पार्शली, इसलिए
एनसीईआरटी में भी स्पेशली लिखा हुआ है, अगर मैं आपको ये बता दूं, अगर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूं, देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, दिस डेविएशन कैन बी पार्शियली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है जी। ये बॉल मूविंग विद स्पिन, ये मैं अगर आपको पढ़वाऊँ थोड़ा, बॉल जो है, जैसे इसमें एग्जाम्पल जो दे रखा है वो बॉल का ये दे रखा है, ए बॉल, यहाँ भी चलो इसको पढ़ लेते हैं, ए बॉल इज मूविंग, इज स्पिनिंग, ड्रैग्स एयर अलॉन्ग विद इट, बिल्कुल सही बात है। इफ द सरफेस इज रफ मोर एयर विल बी ड्रैग्ड, तो जो आपने बता रहा था ना, क्रिकेटर जो उसको रफ करते रहते हैं, भैया ड्रैग तो करेगी लेकिन रफ होगी तो और ड्रैग करेगी, तो इसलिए वो उसको रफ करते रहते हैं ताकि ज़्यादा ड्रैग करे तो वो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट हो तो बॉल ज़्यादा मूव करे। शोज स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एयर, ये वाला बी स्ट्रीमलाइन एयर का फ्लो कर रहा, ठीक है, विच इज मूविंग एंड स्पिनिंग एट द सेम टाइम, यानी कि मूव भी कर रही है और स्पिन भी कर रही है। द बॉल इज मूविंग फॉरवर्ड, द बॉल इज मूविंग फॉरवर्ड एंड रिलेटिव टू इट द एयर इज मूविंग बैकवर्ड, यानी कि बॉल ऐसे मूव कर रही है, देखो ये ऐसे घुमा रखा है ना, तो अब ये अपवर्ड लिफ्ट वाला केस बनेगा जो हमने पढ़ा है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो मैंने आपको केस पहले पढ़ाया था, केस पहले पढ़ाया था कौन से वाला जी, केस जो मैंने ये बताया था आपको, ये जो हम पढ़ रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम एयर के साथ फ्लो कर रहे थे, मतलब जो स्पिन कर रही थी एयर के साथ, लेकिन जो एनसीईआरटी में जो केस दिया हुआ है ये वाला केस दिया हुआ है। तो अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये कह रहा है कि देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ एयर अबव द बॉल रिलेटिव टू इट इज लार्जर एंड बिलो इट स्मॉलर। सीधी सी बात है ना भाई, इस पॉइंट की ये पॉइंट कैसे ऐसे मूव कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट तुम्हारा ऐसे मूव कर रहा होगा, तो आप जब रोकोगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आप इसको दोगे तो एयर के साथ ऐड हो जाएगी, और ये वाली वेलोसिटी एयर के अपोजिट दोगे तो ये वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो इसलिए कह रहा हो कि बिलो स्मॉलर है, इसलिए उसने देखो क्या कहा, यहाँ क्राउडेड हो जाएगा उसको शो करने का कि वेलोसिटी ऑफ एयर अबाउ द बॉल रिलेटिव टू लार्जर, द स्ट्रीम लाइन दस गेट क्राउडेड अबव एंड रेयरिफाइड बिलो, यानी कि यहाँ क्राउडेड हो गया और यहाँ रेयरिफाइड, यानी कि इसलिए इसने कम बना रखे हैं, देखो ठीक है ना। द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ एयर रिजल्ट इन द प्रेशर डिफरेंस। अब यहाँ इसने बर्नौली लगा के नहीं दिखाया, ये जो प्रॉपर मैंने आपको लिख के दिखाया, बस यही एनसीईआरटी में दिक्कत यही है कि एनसीईआरटी आपको पूरी बात एक्सप्लेन नहीं करती एजम्पशंस के साथ कि अच्छा यहाँ और इसके बीच में। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ ये दोनों पॉइंट यहाँ पास पास हैं, अब ये जो है ये एक्चुअल में ऐसे है, ये एक्चुअल में ऐसे है, ठीक है ना। अब ये ऐसे हैं तो बच्चा क्या कहेगा, सर ये तो आपने हाइट भी यहाँ, तो सर आप देखोगे तो आपको रेफरेंस भी लेना पड़ेगा, रोज ये तो आपने लिया नहीं, अरे भाई इसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला केस तो एनसीईआरटी तो बस लिख के छोड़ देती है, द डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी रिजल्ट इन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर फेस, देयर इज अ नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉल, दिस डायनेमिक लिफ्ट इज ड्यू टू स्पिनिंग इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। मतलब स्पिन की वजह से जो भी इफेक्ट होगा उसको मैग्नस इफेक्ट के अंदर डाला गया कि भैया ये मैग्नस इफेक्ट है। जैसे ये वाला है तो ये कुछ नहीं होगा, नो अपवर्ड, क्योंकि ये स्पिन नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसी है वैसी, जैसा पाथ है वैसा ही पाथ फॉलो करेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से। अब मैं एरोडायनेमिक्स की मतलब तुम्हारा बात कर लेते हैं अपन, किसकी, इसकी। तो इसमें भी क्या है, इसमें क्या है, और मैंने वो बता ही दिया, पार्शियली एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। वो लाइन भी शायद पढ़वा दी ना मैंने आपको, ये बता दिया ना मैंने, द डेविएशन कैन बी पार्शियली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। मतलब आप एजम्पशंस वगैरह के साथ ये सारी चीज़ें बता सकते हो, प्रॉपर फिजिक्स नहीं है। तो जी एयर का फ्लो यहाँ क्या है, एयर ऐसे है, ठीक है, ऐसे है जी। तो होता क्या है, इसकी शेप कुछ ऐसी बनाई जाती है, अगर आप ध्यान से अब शेप देखो कि यहाँ टक्कर मार के एयर रुक जाएगी तो यहाँ कम एयर पास होगी, तो ये जो एयर है यहाँ कम होगी पास, यानी कि यहाँ एयर की वेलोसिटी तुम्हारी कम होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये ऐसे लगाने का तरीका सेम ही है, ये पॉइंट्स बनाओ आप ए और बी, ये पॉइंट, ये हाइट का जो डिफरेंस है ये मैं नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, ये हाइट का डिफरेंस नहीं लेते हम, ठीक है जी, क्योंकि वो लगाओगे तो फिर वो रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो होता क्या है, ये ऐसा होता है कि ये दोनों पॉइंट, ये आपने ये ए और बी ऐसे पास पास ले लिए, पर अब आप ऐसे चलोगे, अब आप ऐसे चलोगे तो ये तो सर हाइट का डिफरेंस आ जाएगा रेफरेंस से, तो वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
फिर ए बी, ये सी पॉइंट ले लिया, ये डी पॉइंट ले लिया। अब इसकी शेप की वजह से वी सी इज ग्रेटर देन वी डी। तो जब वेलोसिटी यहाँ पे जो एयर है उसकी वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा है ऊपर और नीचे वेलोसिटी कम है, तो सीधी सी बात है प्रेशर का डिफरेंस बनेगा, बर्नौली लगा लो। यानी कि पी ए पे पी नॉट प्लस हाफ रो, यहाँ तो वी नॉट से ही चल रही होगी भाई, यहाँ तो एयरक्राफ्ट थोड़ी ना है, तो हाफ रो वी नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी सी प्लस हाफ रो वी सी का स्क्वायर। फिर पी नॉट प्लस हाफ रो वी नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी डी प्लस हाफ रो वी डी का स्क्वायर। 1 2 फ्रॉम 1 and 2, तो ये पी सी प्लस हाफ रो वी सी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी डी प्लस हाफ रो वी डी का स्क्वायर। यानी कि पी सी माइनस पी डी विल बी इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हैं हाफ रो वी डी का स्क्वायर माइनस हाफ रो वी सी का स्क्वायर। अब तुम्हारा वी डी वी सी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये आप लिख लो पी डी माइनस पी सी उल्टा कर लो, हाफ रो वी सी का स्क्वायर माइनस वी डी का स्क्वायर। अब आप वी सी कह सकते हो कि वी सी तुम्हारा ज़्यादा है, तो ये वी सी ज़्यादा यानी कि ये वाला पॉजिटिव आएगा। भाई बड़े में से कम घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव आएगा तो पी डी, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव पी डी ज़्यादा है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, ऊपर प्रेशर कम है तो कम फोर्स लगाएगा, इसलिए नेट अपवर्ड फोर्स, नेट फोर्स कहाँ होगा, ये इसके ऊपर नेट अपवर्ड फोर्स होगा जो इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा और एयरक्राफ्ट आपका उड़ रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नेट फोर्स ऐसे लग रहा होगा और ये आ गया तुम्हारा डेल्टा पी, नेट प्रेशर हाफ रो वी सी का स्क्वायर माइनस वी डी का स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ एफ लिफ्ट कैसे लगाओगे आप, विल बी इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू एरिया विच इज इक्वल्स टू एम जी। ये आप इक्वेशन यूज करते हैं सवाल के अंदर। तो ये तुम्हारा क्या है, एयरक्राफ्ट वाला सिनेरियो है कि उसको हम बर्नौली लगा के कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर सवाल है मजेदार, इस चीज के ऊपर सवाल है। सवाल क्या है, सवाल देखते हैं हम। ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। एनसीईआरटी में क्या है, एक फुल्ली लॉडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज मास 3.3 into 10⁵ इट्स टोटल विंग एरिया इज 500। ये सीधा चलो एनसीईआरटी से ही कर लेते हैं, फिर इसके बेस पे कैसा सवाल आया है वो अपन खुद अटेम्प्ट करेंगे। तो ये अपन एनसीईआरटी से सीधा कर लेते हैं। मैं वहीं से समझा देता हूं आपको, फुल्ली लॉडेड ये। तो एनसीईआरटी आप देखो, ये फुल्ली लॉडेड बोइंग एयरक्राफ्ट है जिसका मास इतना है, इट्स टोटल विंग एरिया इज 500 मीटर स्क्वायर, इट इज इन लेवल फ्लाइट with a speed of 960 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये ऊपर जिस हाइट पे उड़ रहा है वो कितनी है, 960, जिस स्पीड से सॉरी उड़ रहा है हाइट पे एक, वो 960 किलोमीटर पर आवर है। आप कहोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग, यानी कि डेल्टा पी निकालना है तुम्हें। तो डेल्टा पी क्या होता है तुम्हारा, बेसिकली एम जी बाई ए, क्योंकि लिफ्ट एफ लिफ्ट इज इक्वल्स टू एम जी, और एफ लिफ्ट क्या होती है, डेल्टा पी इंटू ए, एरिया आपको दे ही दिया, यानी कि डेल्टा पी प्रेशर आप इजीली कैलकुलेट। तो पहला तो भिड़ते ही दिमाग में आ गया कि अच्छा क्या निकालना है, यानी कि ये करोगे आप डेल्टा पी इंटू ए, ये आ गया, ये 9.8 ले लिया इसने, कोई बात नहीं। अब डिवाइड बाई 500 कर दिया, ये देखो आप, तो फाइनली आपका आंसर डेल्टा पी तो आ गया। अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा मज़ेदार सवाल है और इसी के ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बी जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट भी है। अभी आप देखोगे एनटीए ने इस पे सवाल पूछा हुआ है, और क्योंकि एनटीए दोनों पेपर बनाता है, नीट का भी और जेईई मेंस का भी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखो, आगे पढ़ो, तो ये कह रहा है कि एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस, यानी कि फ्रैक्शनल इंक्रीज, यानी कि v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v इंटू 100। अब दिमाग में क्या आता है कि ठीक है v2 माइनस v1 तो आगे, लेकिन ये v तो इनिशियल लेते हैं ना हम, तो v क्या लेंगे हम, बात ये है v क्या लेंगे यहाँ।
तो यहाँ जो v लिया जाता है ना, वो v लिया जाता है एवरेज, यानी कि v1 प्लस v2/2। क्योंकि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि भाई इतना था, इतना इंक्रीज हो गया, इतना चेंज हो गया। मतलब कोई क्वांटिटी मान लो 5 थी, 3 होगी, तो हम कैसे निकालते हैं? 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 5, ऐसे तो निकालते हो आप। तो परसेंटेज आ जाता है कि कितना चेंज हुआ। यहाँ तुम्हारा इंक्रीज निकाला हुआ है तो आप डिवाइड तो करोगे ही। तो वहाँ बस ये एजम्पशन है, आपको वी एवरेज लेना है। जैसे कि वी इग्नोर, देखो इसने दिया हुआ, वी इग्नोर द स्मॉल हाइट डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम साइड, जो कि मैं पढ़ा के आया हूँ अभी। द प्रेशर, ये आपको सिर्फ ऐसे एनसीईआरटी क्या करती है ना, ऐसे लिख के छोड़ देती है। वो ये नहीं बताती कि मतलब कौन सी हाइट आपको नेग्लेक्ट करनी है। आपको ये, जैसे ये यहाँ इस पॉइंट के बीच में बर्नौली लगाई आपने, तो जब आप बर्नौली लगाते हो तो रेफरेंस लेते हो ना, तो ये रेफरेंस यानी कि जब आप रोजिए, तो मैं कभी भी रोजियस नहीं लिख रहा था, मैं एच को मैं 0 मान रहा, तो इस हाइट की दोनों फॉर्मूले में इस चीज़ को नेग्लेक्ट करने के लिए बोल रहा है। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? जब आप यहाँ के लिए लिखोगे तो मैंने ये रेफरेंस मान लिया, जब मैंने ये बर्नौली लगाई इधर तो मैंने ये वाली हाइट को भी 0 मान लिया, तो वो इसकी ही बात कर रहा है। आई होप कि अब ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बिटवीन द टॉप एंड द साइड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन देम इज देन, प्रेशर डिफरेंस तो ऐसे लिखते ही हैं। अब देखो मजेदार बात क्या है, हाफ रो वी स्क्वायर। अब कभी भी आप भूल जाओ कि सर ये तो V2 घटाएं, अरे सीधी सी बात है ना गोचू, V2 क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए भाई, ये पॉजिटिव ही तो आना चाहिए ना, तो V2 क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। बात खत्म। तुझे क्यों टेंशन लेनी है भाई? तुझे क्यों टेंशन लेनी है? दो वेलोसिटीज़ हैं, ज़्यादा वाली में से कम वाली घटा दे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और नहीं तो प्रॉपर फिर आप एक बार लिख के देख लो, 2 बार लिख के देखोगे तो अपने खुद ही याद आ जाएगा बर्नौली खुद, इक्वेशन 1 एंड 2 लिख के, जो मैंने करवाई है। यानी कि ये तक तो मैं आ चुका हूँ। V2 इज द स्पीड ऑफ एयर ओवर द सरफेस, बिल्कुल सही बात है। V1 इज द स्पीड ऑफ अंडर बॉटम सरफेस, ये भी सही बात है। यानी कि यहाँ से V2 माइनस V1 जो मुझे निकालना है, तो V2 माइनस V1 तो मुझे निकालना ही है भाई, कितना चेंज हुआ, यानी कि 2 डेल्टा P V1 प्लस V2, टेकिंग द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी आ गई तुम्हारी? 960, यानी कि V1 प्लस V2/2। अब क्या है, ये क्या ले रखा है, मैं वो समझाता हूँ। देखो ये जब ये थोड़ा सा बस यहाँ कैच है, जैसे यहाँ से जो था वो फ्लो हो रहा था V1 से, यहाँ से जो फ्लो हो रहा था वो हो रहा था V2 से। अब ये एयरक्राफ्ट तुम्हारा उड़ रहा है बढ़िया, ठीक है, कितनी? कुछ V स्पीड से। तो अब मुझे ये चाहिए, समझ रहे हैं ना आप, कितना इंक्रीज हुआ, फ्रैक्शनल इंक्रीज। अब वो तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ने गया नहीं हुआ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप एवरेज ले लो, क्योंकि आपको V गिवन है ना, तो V इन दोनों का एवरेज ही बनेगा। अरे आप समझ पा रहे हैं? V इन दोनों का एवरेज ही बनेगा, तो V1 प्लस V2, इसलिए इसने यहाँ पे टेकिंग द एवरेज स्पीड, टेकिंग द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसने ये एवरेज स्पीड ऑलरेडी आपको गिवन है V1 प्लस V2, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ये चेंज है इसमें, तो मैं थोड़ा खुद से कर देता हूँ। तो आप क्या करोगे, V2 माइनस V1 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ जाओ एक बार के लिए, डेल्टा P अपॉन रो ए V स्क्वायर, डेल्टा P अपॉन रो, डेल्टा P अपॉन रो V एवरेज। अब मुझे क्या निकालना है, तुम्हारा परसेंटेज निकालनी है। सो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V एवरेज विल बी इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन रो V एवरेज का स्क्वायर, ठीक है जी, ये वाला जो है। और ये आंसर आ गया आपका 0.0। तो परसेंटेज में बताना है तो कितना आएगा, 8%। तो ये देखो क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ अबव द विंग नीड्स टू बी ओनली 8% हायर देन द बिलो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 960 देने का मतलब है ना, वो एवरेज स्पीड है एक तरह से, ऊपर वाली विंड की और नीचे वाली विंड की जो है वो कितना है तुम्हारा, इस ये जो उड़ेगा वो एवरेज से उड़ेगा इन दोनों के, ठीक है जी। तो अब इसके ऊपर यहां तक तो ठीक है, चलो बढ़िया है, एनसीईआरटी का सवाल आ गया, आपके समझ में भी आ गया। अब हम थोड़ा सा ये तो ठीक है, अब इस सवाल की तरफ चलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने थोड़ा सॉल्व कर रखा है ताकि थोड़ा टाइम कम लगे। तो ये अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2023 में देखो फिर से रिपीट कर दिया, और ये रिपीट होता रहता है। या तो ऐसा आ जाएगा आपको कि V1 V2 दे दिए तो मास ये पूछ लेगा कि उसका बोइंग का वेट कितना है, जो एयरक्राफ्ट है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे बस ये चेंज किया है, फुल्ली लोडेड है इतना है, टोटल एरिया देखो 500 ही ले लिया। इट इज़ इन द लेवल फ्लाइट विद द स्पीड ऑफ दिस, यानी कि इसकी स्पीड कितनी आ गई, 180 को मीटर पर सेकंड में 5/18, 18 6 108, यानी कि 300 ये आ गया
300 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, क्योंकि बच्चा किस में फंसेगा, सेकंड वाले में पहले वाला तो सब कोई कर लेंगे। पहले वाला तो क्या है, डेल्टा पी इंटू ए विल बी इक्वल्स टू एम जी, सो डेल्टा पी इक्वल्स टू एम जी बाई ए। अब बच्चा किस में फंसेगा, फ्रैक्शन निकालने में, जिसने सवाल नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या, आपने खुद एजम्पशन ले ली, एज्यूम कर लिया। अब बच्चे को थोड़ी ना पता है कि भाई वो एज्यूम करना है, जिसने पढ़ रखा है वो कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए देखो ये एनसी, और तुम कह भी नहीं सकते एनटीए को, क्योंकि एनसीईआरटी से सवाल उठा के दिया है। देखो, द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू लोअर सरफेस इन परसेंटेज विल बी, कुछ नहीं करना। ये तो मैंने थोड़ा सा P1, ये मैंने मतलब मैंने वो लगा दिया, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, बर्नौली लगा दी, ये सेम, पर वो करने की जरूरत नहीं है। मेरे को किस चीज़ से मतलब है, V2 माइनस V1। देखो ध्यान से देखो, mg बाई ए प्रेशर डिफरेंस, ये तो आ ही जाएगा। आप कहोगे हाँ सर। रो, मैंने कुछ याद नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस बेसिक लगाया मैंने, mg बाई ए। आप कहोगे हाँ सर। हाफ रो V2 माइनस V1, इसको लिख सकता हूँ मैं V2 माइनस V1, और भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही लिखा हुआ है। और 2 को मैं इसके नीचे ले गया, ये क्या बन गया, वी एवरेज। आप कहोगे सर ये तो बात सही है एकदम, वी एवरेज बन गया। तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई वी एवरेज, ये मुझे निकालना है। अब ये बात जिसको पता है वो इस सवाल को कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा। और जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगा, जिसने क्लास में जिसके टीचर ने बताया होगा, ये सवाल कराया होगा, तो उसके लिए फिर आसान पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, वी एवरेज। अब एक वी एवरेज तो यहाँ से आ गया नीचे, तो वी एवरेज का स्क्वायर हो गया, यानी कि एम जी बाई ए, रो तो साथ साथ चलेगा, वी एवरेज का स्क्वायर इन 200, यही तो निकालना है। अब जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा आपका 10, यानी कि डी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल कुछ नहीं था, आप देख रहे होंगे तो सवाल कुछ नहीं था, लेकिन इसमें बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि आपको वो वी एवरेज उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या करोगे कि भैया इंक्रीज हो गया, लेकिन किसका रेफरेंस, क्या V1 तो ऑलरेडी, V1 तो गिवन ही नहीं है भाई। कोई भी बंदा रिलेटिव टू द लोअर सरफेस, तो लोअर सरफेस के कंपैरिजन में कितना हुआ, तो आप V1 तो आपके पास है ही नहीं, तो आप अब वी एवरेज लेते हो, V1 प्लस V2 बाई 2। तो उस एवरेज, कितनी एवरेज स्पीड होनी चाहिए, कितनी एवरेज स्पीड होनी चाहिए, तो उस एवरेज स्पीड के रेफरेंस में आप आंसर कर रहे हो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं थोड़ा सा एक और सवाल की तरफ चलता हूं, जो कि बहुत आपको परेशान करेगा, और ये आखिरी सवाल है, डायनेमिक लिफ्ट, तो आपको करना आना चाहिए। अब ये डायनेमिक लिफ्ट के ऊपर सवाल है, और आप देखें इस सवाल को, तो ये है कि जो एयर है भैया, वो ऐसे आपने, पानी रेज हो गया है, ठीक है, ये आगे जाके कैपिलरी के अंदर आएगा सवाल। लेकिन ये सवाल क्योंकि कैपिलरी में भी आएगा, तो वहाँ भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ भी मैं इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, लेकिन यहाँ अब सीधी सी बात है भैया, कैपिलरी में पानी राइज होता है, ये कैपिलरी के बेस पे सवाल है, ठीक है, पर मैं इसको थोड़ा यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी कुछ जब आप कैपिलरी वाला लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो अभी बस इतना है कि जब भी आप ये कैपिलरी, ये ट्यूब जो है आप पानी के अंदर डालते हैं, लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो लिक्विड राइज करता है, ठीक है, ये नेचुरल फिनोमिना है। अब कितना राइज करता है वो अलग कहानी है, कैसे निकालेंगे, सरफेस टेंशन लगा के वगा के, वो एक अलग कहानी है, उसको अभी भाड़ में जाने दो। आप बस इतना बताओ, यहाँ पे अगर एयर फ्लो हो रही है तो क्या यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, P नोट ही होगा? नहीं, सीधी सी बात है भाई, कैसे निकाल के देख लो। अब कहीं दूर यहाँ पे प्रेशर P नोट है और V नोट ये एजप्शन है कि यहाँ जीरो है, या जीरो मतलब बहुत कम है, एयर की स्पीड, फिर यहाँ फ्लो बढ़ गया, यहाँ एयर की स्पीड है ज़्यादा, तो यहाँ एयर की स्पीड ज़्यादा है, तो मैंने क्या, इसको बहुत दूर कहीं पॉइंट है, वहाँ ये P नोट जो मान रखा है A टू B, भाई लगानी तो बर्नौली पड़ेगी ना। यहाँ V क्या है, ज़ीरो, ये एज्यूम करना है, ये अजप्शन है इस सवाल के अंदर भी कि भैया दूर है, हाँ ठीक है, यानी कि यहाँ P नोट हो गया, PB, यहाँ प्रेशर कितना है PB, ये PB लिख लिया, हाफ रो V स्क्वायर। ये कह रहा है आपसे व्हेन द एयर डेंसिटी इतना फ्लोज अक्रॉस द टॉप ऑफ ट्यूब, यानी कि वो ट्यूब के ऊपर, यानी कि पीछे कहीं यहाँ वेलोसिटी क्या थी तुम्हारी एयर की, जीरो थी, और यहाँ आके तुम्हारी ये जीरो मतलब बहुत कम, ये मानना पड़ेगा। तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा होगी। तो अब देखो, P नॉट हाफ रो V स्क्वायर, PB हाफ रो V स्क्वायर, V यहाँ है, V यहाँ है, ठीक है जी। अब
ये तो जीरो हो गया, तो पी बी कितना है, पी नॉट माइनस हाफ रो वी स्क्वायर। आप कहोगे भाई बिल्कुल सही बात है एकदम। अब यहाँ प्रेशर है पी बी, ये तो वैक्यूम है, या तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जब आप हाइट पर नीचे चलेंगे, एच हाइट तक पानी राइज कर रखा है, तो आप नीचे चलते हो तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज। याद है ना आपको हाइड्रोस्टैटिक सिचुएशन, यहाँ पी नोट होता था, आप यहाँ लिखोगे तो पी नोट प्लस रो जी एच लिखते थे आप, तो सेम कहानी लगाओगे ना आप, रो जी एच। सो पी बी प्लस रो डब्ल्यू जी एच इज इक्वल टू पी नॉट। यहाँ पे लिख दिया ना आपने, इतना नीचे आए आप तो पी नॉट प्लस रो जी एच ये लिखा आपने, इज इक्वल्स टू, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक सेम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम प्रेशर, तो यहाँ तो पी नॉट ही है भैया, यहाँ तो पी नॉट ही है ना, यहाँ थोड़ा ना कोई एयर वेयर फ्लो कर रही है, तो विल बी इक्वल्स टू पी नॉट। अब पी नॉट से पी बी की जगह मैंने कहां से लिख लिया, ये वाला पी नॉट माइनस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस ये तो ऐसा कैसे पी नॉट से पी नॉट कट गया। अब आप ध्यान से देखो, इसको इधर ले जाओ तो ऑब्वियस ही बात है प्लस हो जाएगा, सो हाफ रो वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू रो जी एच, रो वाटर जी एच हाफ रो एयर। यानी कि अब सीधा जब इसका सॉल्यूशन आप कभी भी देखेंगे तो ये तो एक प्रॉपर वे हो गया। जब आप सीधा सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको ये लिख रखा होगा सवालों में सीधा कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो प्रेशर डिफरेंस कितना, जो ये रो जी एच है, ये प्रेशर डिफरेंस भाई ऊपर से नीचे आए तो प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ रो जी एच, और यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो हाफ रो वी स्क्वायर। लेकिन वो आता कैसे है वो बच्चों के समझ नहीं आता, कई बार वो ऐसे आता है, तो आपको एक बार पता होना चाहिए, तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप याद रख कर लो इसको, हाफ रो एयर वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच। अब आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 5√5 मीटर पर सेकंड, यानी कि वाटर राइज टू अ हाइट इतना, द स्पीड ऑफ एयर, एयर की स्पीड पूछ रखी है, तो वो आप इजीली बता सकते हो। क्या आप मेरी बात, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये लिक्विड राइज कैसे होता है क्या नहीं, वो सब कैपिलरी में आएगा, अभी सरफेस टेंशन अगला लेक्चर हम शुरू कर रहे होंगे तो उसमें मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, हम शुरू करेंगे सरफेस टेंशन। अच्छा टॉपिक है, थ्योरेटिकल भी है और थोड़ा पेचीदगी भरा है, बच्चे को समझ में थोड़ा सा कम आता है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से समझा पाएं। और एनसीईआरटी में भी साथ साथ जो लाइंस, इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई हैं वो मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बाइबल है। एनसीईआरटी से बाहर हमारा पेपर नहीं आता। जब एनटीए भी क्लेम करता है तो वो ये कहता है कि एनसीईआरटी में भैया ये सवाल है तो मैं क्या करूं, तो इसलिए एनसीईआरटी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। जब भी क्वेश्चन भी चैलेंज होता है कि भाई इस सवाल का आंसर गलत है, तो रेफरेंस हमेशा एनसीईआरटी ही लिया जाता है। ये नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं इस बात से सारी चीज़ें डिसाइड नहीं होती, एनसीईआरटी क्या बोल रही है इस बात से चीज़ें डिसाइड होती हैं। आप कौन है कौन नहीं है क्या कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप कितने अच्छे टीचर हैं, आप कितने अच्छे बच्चे हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है ये मैटर करता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में।